हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक बहुत सिंपल सा बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल मैं इस बिजनेस को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है ना, वो आप और हम डेली यूज करते हैं। यानी एक कंज्यूमर स्टॉक है और कंज्यूमर स्टॉक को समझना और पढ़ना सबसे आसान होता है। इनफैक्ट मैंने अपने छोटे से इन्वेस्टिंग करियर में ये बात समझ में आई है मुझे कि जो सिंपल स्टोरीज होती है ना, सिंपल स्टॉक्स होते हैं, उनके पैसा बनाने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड लिमिटेड। अगर आप किसी साउथ इंडियन स्टेट से हैं, स्पेशली अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं, तो आपने इस कंपनी का भली भांति नाम सुना होगा। कंपनी दूध बनाती है। सिंपल बिजनेस है। जो बिजनेस अमूल और मदर डेयरी नॉर्थ इंडिया में करती हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया में करती हैं, वो हेरिटेज फूड साउथ इंडियन स्टेट्स में करता है। 80% ऑफ देयर रेवेन्यू कम फ्रॉम जस्ट 4 स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इस बिजनेस को हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगले 3 साल इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, फ्रॉम लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स टू हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। रिसेंटली जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, जिसमें दूध के ऊपर जीएसटी 0 कर दिया है, पनीर के ऊपर 0 कर दिया है, जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहां पर भी जो डीएसटी रेट्स हैं वो घटाकर 5% कर दिए हैं। इस वजह से भी इस इंडस्ट्री के ऊपर और इस स्टॉक के ऊपर बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स अगले 1-2 साल में हमें नजर आ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से शायद ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत सिंपल है। कंपनी दूध बनाती है, इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बेचती है, जिसमें कर्ड है, पनीर है, आइसक्रीम है, ड्रिंकेबल्स हैं, जैसे जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है वो है, लस्सी है, छाछ है, स्वीट्स हैं, जो दूध से बनी हुई मिठाइयां होती हैं, पेड़ा होती है, गुलाब जामुन होती है। इसके अलावा कंपनी मार्केट को देखते हुए नए नए प्रोडक्ट्स डेली लॉन्च कर रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इन्होंने योगर्ट मार्केट में एंटर किया है। तो जो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, वो समझना बहुत आसान है। जो दूध से बनी हुई चीजें हैं, कंपनी आहिस्ता आहिस्ता उनमें एंटर कर रही है। इन प्रोडक्ट्स को ये कहां पर बेच रहे हैं? सबसे ज्यादा जो 80% ऑफ दो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो साउथ इंडिया में बिकते हैं, सिर्फ 4 स्टेट्स में। इनफैक्ट 50 से 60% जो इनका रेवेन्यू है ना, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आता है। 20-25% जो इनका रेवेन्यू है वो कर्नाटका से और तमिलनाडु से आता है। इसके अलावा कंपनी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रही है, जिसके हिसाब से ये महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, ओडिशा जैसे स्टेट्स में इन्होंने रिसेंटली एंटर किया है। वहां से बहुत सब्सटेंशियल रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन कंपनी ने एक ग्रोथ के नए आयाम ढूंढने शुरू किए हैं, जो शायद अगले कुछ सालों में फ्रक्टिफाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। देखिए, बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस आर स्मॉल किराना स्टोर्स। छोटे छोटे जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, मोम एंड पॉप शॉप्स होती हैं, वहां से मेजोरिटी ऑफ इनका जो दूध और दही का बिजनेस है ना, वो आता है ना। तो वहां पर ये अपना सामान कैसे पहुंचाते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स इनका सामान उठाते हैं, कैश में उठाते हैं, और उसके बाद ये छोटे छोटे जो रिटेल पॉइंट्स हैं वहां पर बेचते हैं। लगभग 2 लाख से भी ऊपर किराना स्टोर्स में इनके हेरिटेज के दूध और दही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉडर्न ट्रेड से। मॉडर्न ट्रेड में क्या आता है? जो ब्रिक एंड मोर्टार बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स हैं, वो खासकर जो रिलायंस जैसी मॉडर्न रिटेल चेन्स है ना, वहां पर इनके दूध और दही बिकते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। घी बिकता है, आइसक्रीम बिकती हैं, ड्रिंकेबल्स बिकते हैं। इसके अलावा ये जो अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, वो इन रिटेल चेन्स के अंदर बेच रहे हैं, है ना। इसके अलावा ये अपना सामान बेचते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, क्विक कॉमर्स के थ्रू, जेप्टो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ये जो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स है ना, ये नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये बहुत पुराना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है। तो यहां से जो सेल्स आती है ना, वो बहुत ज्यादा सेल्स नहीं आती, लेकिन यहां पर जो सेल्स आती है ना, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। खासकर इन कैटेगरीज के जो कंज्यूमर्स है ना, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, यानी वो घी खरीद रहे हैं, वो छोटे टिकट आइटम्स खरीद रहे हैं। लेकिन छोटे टिकट आइटम्स में हमेशा मार्जिन ज्यादा होते हैं, है ना। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि उनकी जो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स में जो सेल्स हो रही है ना, वो बहुत रैपिडली ग्रो करती रहे।
इसके अलावा कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल में और पार्टनरशिप मॉडल में हेरिटेज पॉइंट्स खोले हैं और हैप्पीनेस पॉइंट्स खोले हैं। ये क्या है? ये एक्सक्लूसिवली ब्रांड आउटलेट्स हैं जहां पर सिर्फ हेरिटेज का सामान बिकता है। यहां पर हेरिटेज की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बिकते हैं। अब ये जो कैटेगरी है ना, यहाँ से इनका मुश्किल से 10-15% या 20% के आसपास रेवेन्यू आता होगा। लेकिन ये कैटेगरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ब्रांड विजिबिलिटी है। आपके जब डेडिकेटेड शोरूम्स होते हैं, शोरूम नहीं कहेंगे, छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। होपफुली आपको मोटा-मोटा समझ में आ गया होगा कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, ठीक है? अब हम ग्रोथ ट्रिगर्स की तरफ आएँगे कि ये कंपनी हमें आज के दिन में इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है? देखिए, जब भी हम किसी कंज्यूमर स्पेस की कंपनी को पढ़ते हैं ना, तो ग्रोथ दो तरीके से आ सकती है। पहला ग्रोथ का तरीका होता है वॉल्यूम ग्रोथ, यानी जितने प्रोडक्ट्स हम आज के दिन बेच रहे हैं, अगले कुछ दिनों तक या अगले कुछ सालों तक हम ज्यादा प्रोडक्ट बेचें। वॉल्यूम ऑफ आवर प्रोडक्ट शुड इंप्रूव। और दूसरा तरीका होता है वैल्यू ग्रोथ, यानी आज हम जिस चीज को 100 रुपए की बेच रहे हैं ना, वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 110 रुपए की बेचे। समझ गए? तो ये फंडा ना हर एक कंज्यूमर स्टॉक की कंपनी में लगेगा कि आप वॉल्यूम ग्रोथ देखिए और वैल्यू ग्रोथ देखिए। वॉल्यूम ग्रोथ उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आपको ये बताती है कि एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ग्रोथ की हेरिटेज में कैसे हो सकती है। देखिए, जो हेरिटेज जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है ना, वो इंडस्ट्री आज के दिन में 9 से 10% पे ग्रो कर रही है। यानी डेयरी इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री 9 से 10% पे ग्रो कर रही है। जब इतनी हाई ग्रोथ कोई इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री दिखाती है, तो उस इंडस्ट्री के जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, उनके चांसेस हैं कि वो शायद 12, 13, 14, 15 या 20% तक भी ग्रोथ दिखा दे। एक तो जो इंडस्ट्रियल टेलविंड्स है ना, उसका फायदा हेरिटेज को होने वाला है। उसके बाद जो कंपनी प्रोक्योरमेंट कर रही है ना मिल्क की, यानी किसान से जो मिल्क वो खरीद रहे हैं, वो पिछले 3 साल से 10% CAGR से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ एटलीस्ट 10% मिल्क की कैटेगरी में तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा आते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो मिल्क से भी ज्यादा है। यहां पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 20% से ज्यादा ग्रोथ सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे, जिसमें कर्ड आ जाती है, पनीर आ जाता है, जिसमें हेरिटेज मार्केट लीडर है। उसके अलावा आइसक्रीम आ जाती है, ड्रिंकेबल्स आ जाते हैं, स्वीट्स आ जाती हैं। इन सब कैटेगरीज को अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो यहां पर जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो शायद 20% से भी ज्यादा होने वाली है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 15% तो ग्रो कर ही कर सकती है अगले 3-4 साल तक। तो पहला ट्रिगर तो हो गया वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ हाँ कंपनी में आने वाली है। दूसरा तरीका ग्रो करने का है वैल्यू ग्रोथ। आज के दिन में कंपनी जो 10 रुपए का सामान बेच रही है, कल इसी सामान को 12 रुपए का कैसे बेचेगी? पहला तरीका तो हो गया इन्फ्लेशन। जैसे जैसे दूध की कीमत बढ़ रही है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बढ़ेगी। एक तो तरीका ये हो गया जो ऑर्गेनिक ग्रोथ आती रहती है। दूसरा तरीका होता है कि कंपनी ऐसा ऐसा मूव कर रही है फ्रॉम लो मार्जिन प्रोडक्ट्स टू हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। कंपनी आज से 3-4 साल पहले 66% इनका रेवेन्यू सिर्फ दूध से आता था, जो लो मार्जिन प्रोडक्ट है। दूध में 6% 7% के आसपास मार्जिन बनता है। आज के दिन में कंपनी का दूध से जो रेवेन्यू आता है वो घट के 57% रह गया है। यानी कंपनी के जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है इन फेवर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। दही, पनीर, आइसक्रीम, ड्रिंकेबल्स, घी, इन प्रोडक्ट्स की जो परसेंटेज है ना, इनके जो ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स है उसके अंदर बढ़ रही है। और इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो ग्रोस मार्जिन है, इवन ईबिटा मार्जिन है, वो कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मिल्क। 15% के आसपास मार्जिन कमाती है कंपनियां वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से कंपनी के जो ओवरऑल ईबिटा मार्जिन आज से 3-4 साल पहले 6% के आसपास दिखाई देते थे ना, वो बढ़ के आज के दिन में 8% हो गए हैं। कंपनी बात कर रही है कि हम कोशिश करेंगे कि 8% के मार्जिन को सस्टेन कर सकें। और मुझे शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल में हमें कहीं ज्यादा बेटर मार्जिन भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की परसेंटेज बढ़ रही है। और दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाट मेक्स दिस कंपनी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बास्केट को ना आपको एक बार समझना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है ना,
उनकी इंडिविजुअल रोसी कितनी है, वहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसी है। जो कंज्यूमर बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो आपको ट्रैक करना चाहिए। तो हम प्रोडक्ट वाइज समझेंगे कि कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मिल्क की बात करते हैं। मैं कह तो रहा हूं कि मिल्क की परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, लेकिन मिल्क एज अ प्रोडक्ट बहुत गजब प्रोडक्ट है। बहुत गजब प्रोडक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिल्क की जो रोसी है ना, वो बहुत हाई होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे मार्जिन तो सिर्फ 5-7% बता रहा हूं मैं, तो रोसी इतनी हाई कैसे हो सकती है दूध की। उसका रीजन है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों से बनती है। अगर आपका उसका डुपोंट एनालिसिस करेंगे तो पहली चीज तो मार्जिन्स और दूसरे एसेट टर्न्स। मार्जिन्स कम है दूध में, बिल्कुल कम है, लेकिन एसेट टर्न्स दूध के अंदर बहुत ज्यादा हाई होते हैं। दूध आपने आज प्रोक्योर किया, किसान से खरीदा, एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपको वो दूध बेचना पड़ेगा, प्रोसेस करके बेचना पड़ेगा। इनफैक्ट जो इनकी फैक्ट्रीज हैं वो राउंड द डे चलती हैं, पूरे दिन चलती रहती हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स में चलती हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ दोज प्रोसेसिंग प्लांट्स इज मच मोर देन 100%, 200%, 300% भी हो सकता है। आपने दूध आज खरीदा और आज ही बेच दिया, या फिर एक दिन के बाद बेच दिया, इससे आपको इन्वेंट्री बिल्ड नहीं हुई। इनफैक्ट आपने किसानों को पैसा 10 दिन के बाद दिया, यानी आपने जो माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, वो फ्री में खरीदा आज के दिन में, 10 दिन के बाद आप इसकी पेमेंट करने वाले हो। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है वो नेगेटिव हो जाती है दूध के अंदर, है ना। आप किसान के पैसे के ऊपर अपना माल घुमा रहे हो, मार्केट के अंदर बेच रहे हो, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे सामान उठा रहा है वो तो आपको पहले ही पैसा देगा, वो बाद में पैसा नहीं लेगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप एडवांस में ले रहे हो, लेकिन किसान को 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पेमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल ही नहीं लग रही, है ना। डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया। इसके अलावा मिल्क की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना, वो लगाना बहुत सस्ता होता है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, तो वहां पर आप कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। ओनली समस्या इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन फोड़ दिया, कहां कहां वो बेचने हैं, और उसकी ब्रांड बन गई आपकी, एक लॉयल्टी आ गई आपकी, तो उसके बाद आपको स्केल करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मिल्क एज अ कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन मिल्क में समस्या यह है कि मिल्क एज अ कैटेगरी बहुत रैपिडली ग्रो नहीं कर रही। वहां पर ग्रोथ आप सिर्फ 5-6-7% की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आपको और रैपिडली ग्रो करना है तो आपको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बेचने पड़े। सबसे बड़ा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट कर्ड। जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में है उनमें 75% ऑफ देयर सेल इज ओनली कर्ड। अब कर्ड में मार्जिन दूध से ज्यादा है, आप शायद 10-15% तक मार्जिन कमा लेते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि दही की भी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, दूध जितनी जल्दी आपको नहीं बेचना होता, ऐसे टर्न उतने अच्छे नहीं है दूध जैसे, लेकिन फिर भी आपको 4 दिन में, 5 दिन में दही को निकालना ही निकालना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन आप उन्हीं किराना स्टोर्स के थ्रू कर रहे हैं। दूध और दही यूजुअली वो छोटे छोटे जो किराना स्टोर्स होते हैं वहीं बिकती हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो दूध के अंदर भी और दही के अंदर भी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है बहुत अच्छा होता है, और दही के अंदर तो इनफैक्ट मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से अगर दही की परसेंटेज इन देयर प्रोडक्ट मिक्स बढ़ेगी तो कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी मैच्योर्ड कैटेगरी इन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इज पनीर। अब पनीर की शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती, वो भी आपको जल्दी जल्दी बेचना पड़ता है ना। और पनीर में और कर्ड में आप मार्केट लीडर है, ठीक है। आपका जिन स्टेट्स में आप ऑपरेट करते हैं वहां पर आपका सिक्का चलता है, और पनीर में आपके मार्जिन्स दही से भी ज्यादा बेटर होते हैं, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब आपकी रोसी पनीर के अंदर भी बहुत अच्छी होती है। अब अगली कैटेगरी ऑफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स आते हैं आइसक्रीम। अब आइसक्रीम टोटली डिफरेंट है दूध, दही और पनीर के मुकाबले, क्योंकि वहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना हाई नहीं होता जितना हमें दूध में नजर आता है। क्या रीजन है? रीजन इज बिल्कुल सिंपल। जो आइसक्रीम है उसकी एसेट टर्न्स मिल्क के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर आइसक्रीम कैटेगरी इज वेरी वेरी लो। लेकिन मार्जिन्स यहां पर दूध के कंपैरिजन में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकते हैं। कंपनी 25-30% मार्जिन्स भी कमा सकती है आइसक्रीम के अंदर, है ना। तो आरओसीई आइसक्रीम का बुरा नहीं है, लेकिन मिल्क के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एसेट टर्न रिलेटिवली कम है ना। कंपनी ने आज आइसक्रीम बनाई, डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने मोमेंट पॉप स्टोर से पहुंचाई, या फिर
जो रिलायंस के अंदर पहुंचाई या क्विक कॉमर्स से बेची। और आइसक्रीम इतनी जल्दी जल्दी नहीं बिकती, कई कई दिन तक फ्रीजर्स में पड़ी रहती है, तो एक इन्वेंट्री बिल्डअप होती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है बिजनेस, उतना इंटेंसिव नहीं जितनी और इंडस्ट्रीज हमने देखी हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू मिल्क, है ना, तो एसेट टर्न्स उतने हाई नहीं होते, मार्जिन्स आपको अच्छे से खासे मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आइसक्रीम का मिक्स कंपनी के रेवेन्यूज में हमको नजर आ रहा है, वैसे वैसे कंपनी के मार्जिन्स तो हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल पे भी इंपैक्ट नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आइसक्रीम जो बिजनेस है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव भी है। आपको फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और जो मिल्क वाले बिजनेसेस थे, वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना प्रोसेसिंग में, आपको वहां पर फोकस करना था सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लेकिन मिल्क के धंधे में आपको कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, ठीक है, और उसके बाद आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है, मार्जिन्स अच्छे बनाने हैं, तो आपको बिजनेस को स्केल करना पड़ेगा। यानी एक स्केल के बाद ही आपको वो हाई मार्जिन्स का बेनिफिट नजर आएगा, ठीक है। तो इनिशियली जितने भी कंपनीज होती हैं जो कैपेक्स करती हैं, वो शुरू में उतना ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आता हमको आइसक्रीम जैसी कैटेगरीज में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आइसक्रीम की सेल्स का स्केल बढ़ाते हो, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा नजर आने लग जाते हैं, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट होने लग जाता है, ठीक है। यही सीन आपकी जो ड्रिंकेबल्स कैटेगरी है वहां पर है। वहां पर आप फ्लेवर्ड मिल्क बना रहे हो, है ना, आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो हाई है, एसेट टर्न भी आपका हाई है इन कंपैरिजन टू मिल्क, है ना। तो फ्लेवर्ड मिल्क या ड्रिंकेबल्स जैसी कैटेगरीज हैं, यहां पर भी आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ज्यादा नजर नहीं आएगा, लेकिन मार्जिन्स कहीं ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू दूध। इसके अलावा कंपनी नई नई कैटेगरीज में घुस रही है, योगर्ट जैसी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में भी अगेन वही सीन है जो आइसक्रीम का सीन है, रोसी उतना हाई नहीं मिलता इन कंपैरिजन टू दूध, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप इस कैटेगरी को स्केल करेंगे, वैसे वैसे ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स हमें हाई होते हुए नजर आएंगे, और वो इंपैक्ट हमें कंपनी के जो बॉटम लाइन है, पैट है, फाइनल पैट है, वहां पर नजर आएगा। अच्छा, एक कैटेगरी की बात करना भूल गया मैं, घी, जो फैट्स है। फैट्स से इनके रेवेन्यू आज के दिन में 8% के आसपास आते हैं। फैट्स की कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये मुझे खासकर बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। रीजन क्या है कि मोस्टली जो घी बिकता है ना, वो B2B में बिकता है, बल्क में बिकता है, जहां पर मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं है। और जो वैल्यू एडिड कैटेगरीज हैं वहां पर मार्जिन्स हाई हैं, लेकिन घी की कैटेगरी में मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है, और जो इनकी एसेट टर्न है ना, वो भी हाई नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रोसी है ना इस कैटेगरी में, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज हैं जो चीज बनाती हैं या फिर वे प्रोटीन बनाती हैं, उन कैटेगरीज का भी रोसी बहुत कम होता है। बहुत कम रोसी क्यों होता है? क्योंकि एसेट चर्न नहीं हो पाता, है ना, चीज बहुत बहुत दिन तक शेल्फ पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो आप इस इंडस्ट्री को, इवन किसी भी कंज्यूमर सेक्टर की इंडस्ट्री को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज रोसी कैसा है ना। और अगर हमको किसी डेयरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है ना, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वहां पर सब्सटेंशियल जो इनकी वॉल्यूम है ना, वो सिर्फ दूध से आ रही हो, क्योंकि दूध का रोसी हाई होता है। अगर कंपनी का हाई रोसी हमें चाहिए, तो उसकी दूध की सेल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की परसेंटेज है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, जैसा हम हेरिटेज में देख रहे हैं। मैनेजमेंट ने बिल्कुल नहीं बताया कि फ्यूचर में इनके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स टोटल परसेंटेज का कितना होंगे। आज के दिन में 32% है, आज से 3-4 साल पहले वो 25-26% के आसपास हुआ करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, जो शायद 50% भी पहुंच सकता है शायद 2030 में। मेरा अंदाजा है, मैनेजमेंट कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो कंपनी और वो इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी हमने पॉइंट नंबर 1 में, अब हमने बात करी वैल्यू ग्रोथ की। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की परसेंटेज कैसे बढ़ रही है, ईबिटा मार्जिन कैसे इंप्रूव हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप लोगों को ट्रैक करना है जब भी किसी डेयरी इंडस्ट्री को पढ़ो, तो वो है मिल्क प्रोक्योरमेंट कंपनी कैसे कर रही है। मिल्क प्रोक्योर करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप किसानों से डायरेक्ट मिल्क लीजिए, और दूसरा तरीका है एजेंट्स के थ्रू मिल्क लीजिए। जो एजेंट्स के थ्रू कंपनीज मिल्क लेती है ना, वहां पर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मार्जिन उन एजेंट्स को भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई हो जाती है ना। तो ऐसी कंपनी को ही पढ़िएगा जहां पर मिल्क प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली सबसे ज्यादा हो रही है ना। 95% ऑफ द मिल्क प्रोक्योरमेंट इन हेरिटेज फूड्स हैपन डायरेक्टली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस कंपनी को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। रीजन बताता हूं मैं क्यों। देखिए,
डेयरी इंडस्ट्रीज का टोटली डिपेंडेंस दूध के ऊपर है। और दूध अगर आपको सस्ते में खरीदना है तो आपके पास किसानों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, किसानों के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए, तभी वो आपको रेगुलरली बिना किसी कंडीशन के वो दूध देंगे। और लॉयल्टी बनाने में आपको बहुत बहुत वक्त लग जाता है। और हेरिटेज ने ये दिखाया है कि किसानों के साथ कैसे लॉयल्टी बनाई जाती है ना। ये पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री में है और लगातार किसानों से कांटेक्ट में है। और किसानों को जो ये रेट देते हैं ना, वो इनका शोषण करने के लिए नहीं देते। वो मार्केट में जो रेट चल रहा है ना, या तो उसको मैच करता हुआ रेट देते हैं, नहीं तो उससे बेटर भी रेट देते हैं। जो कोऑपरेटिव्स का रेट होता है ना, उस रेट को हेरिटेज हमेशा मैच करने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है, किसान कभी भी ठगा हुआ महसूस नहीं करता और इनके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है। उसके बाद ये किसानों को एडिड सर्विसेज भी देते हैं, जैसे फीड सर्विसेज। किसानों को अगर अच्छा दूध जनरेट करना है तो उन्हें अपने बफेलोज को, काउज को बेटर फीड देना पड़ेगा। इनकी एक सब्सिडरी है जिसके थ्रू ये किसानों को फीड प्रोवाइड करवाते हैं। इसके हिसाब से किसानों की का जो दूध है उसकी क्वालिटी बेटर होती है। ठीक है। उसके बाद किसानों को जो पैसा देते हैं ना, वो टाइम पर देते हैं। विद इन 10 डेज इनका पैसा किसानों के खातों में पहुंच जाता है, विदाउट एनी डिले। ठीक है। उससे एक ब्रांड लॉयल्टी बनती है किसानों की, आपको प्रोक्योरमेंट करने में आसानी होती है। उसके बाद किसानों के जो मवेशी होते हैं, जो बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं, उनको वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसानों को अपनी नई कैटल्स खरीदनी है तो उनको लोन्स भी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। लोन्स खुद नहीं देते, लेकिन एनबीएफसी से कॉन्टेक्ट करवाते हैं ताकि किसान अपनी नई नई एनिमल्स खरीद सके। देखिए, अमूल ना पिछले कई सालों से अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है साउथ इंडिया के अंदर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर, लेकिन वो कर नहीं पा रहा क्योंकि कंपनीज लाइक हेरिटेज और हेडसन का रिलेशनशिप फार्मर्स के साथ इतना अच्छा है कि वहां पर अमूल की प्रोक्योरमेंट उतनी अच्छी तरह नहीं हो पा रही जितनी रेस्ट ऑफ इंडिया में हो जाती है। तो फार्मर के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है किसी भी डेयरी इंडस्ट्री के लिए। अगर मैं अगले ग्रोथ ट्रिगर की बात करूं तो वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट होगा। देखिए, अगर आप नए स्टेट्स में जा रहे हैं, इनफैक्ट जिस स्टेट में आप ऑलरेडी हैं भी, वहां पर अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो कंज्यूमर कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी ही करनी पड़ती है। और ट्रेडिशनली हमने देखा है कि हेरिटेज फूड ने बहुत ज्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे नहीं किया है, लेकिन पिछले 3-4 साल से वो सिचुएशन चेंज हो रही है। नया सीईओ इनका 3-4 साल पहले आया है, जो इस कंपनी को ना एक एफएमसीजी कंपनी की तरह रन कर रहा है। यानी उसका फोकस डिजिटल मार्केटिंग पे भी है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे भी है, और वो कोशिश कर रहा है कि कंपनी को उस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इनकी सप्लाई चेन को उस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए कि कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम जूस जनरेट कर सके, है ना। और उसका इंपैक्ट हमको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर भी नजर आया है पिछले 3-4 साल में। अगला ग्रोथ ट्रिगर कैपेक्स हो सकता है। कंपनी लगातार अपनी प्रोसेस इंप्रूवमेंट में, प्रोक्योरमेंट पे, उसके बाद आइसक्रीम प्लांट पे कैपेक्स कर रही है, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी एक्सपेंड हो सकती है। और हमने इस क्वार्टर में देखा है कि कहीं ना कहीं एक ऑपरेशनल हिट आया है कंपनी के ऊपर, क्योंकि जब भी आप कोई कैपेक्स करते हो तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती है ना, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ती हैं। लेकिन बेनिफिट जब होने लग जाता है जब आप उन प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करते हो। तो आइसक्रीम का प्लांट इनका इस साल के एंड तक चालू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में जो ऑपरेशनल लेवरेज है ना उस प्लांट की, वो हमें दिखने लग जाएगी। यानी कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन हैं शायद 2027 में कुछ ना कुछ बेटर नजर आएंगे। इसके अलावा कंपनी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रही है, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, ओडिशा के अंदर, इन स्टेट्स में इन्होंने अपना दूध बेचना भी शुरू किया है। सबसे पहला तरीका होता है दूध बेचना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हो। तो यहाँ पर रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है अगले 3-4 साल में शायद ये एक नए ग्रोथ इंजन की तरह उभरे, जैसे जैसे वहां पर जो आपके वॉल्यूम्स हैं वो ग्रो होंगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ आ सकती है। ई कॉमर्स में, क्विक कॉमर्स में और मॉडर्न ट्रेड में हमने देखा है कि ग्रोथ कई बार बहुत रैपिड आ जाती है ना। तो हो सकता है, और मैनेजमेंट भी बहुत होपफुल है कि शायद ये जो ट्रिगर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रिगर हैं, ये बहुत रैपिडली कंपनी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी फ्यूचर में भी। और एक बात और समझिएगा, जो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो रिलेटिवली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। वहां पर ये छोटा छोटा प्रोडक्ट बेचते हैं, बल्क में कुछ भी नहीं बेचते,
है ना? और जो क्लाइंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, वो क्लाइंट डीप पॉकेटेड क्लाइंट्स हैं। वो ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं बेटर प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसीलिए नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको स्टार्टिंग में अगर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है, जैसे इन्होंने रिसेंटली योगर्ट लॉन्च किया है, एक फ्रेंच कंपनी के साथ जेवी करके, तो वो आप शुरुआत करेंगे मॉडर्न ट्रेड से या फिर क्विक कॉमर्स से, जहाँ पर लोग एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, है ना? मोमेंट पॉप स्टोर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप एक ट्रेडिशनल जो दूध है या दही का पैकेट खरीद के ले आते हैं। लेकिन इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आपकी वैल्यू ग्रोथ आती है और वॉल्यूम ग्रोथ भी आती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्विक कॉमर्स या ई-कॉमर्स की पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में बहुत कम है। अच्छा, इसके अलावा ना जीएसटी का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। रिसेंटली दूध के ऊपर और पनीर के ऊपर जीएसटी 0 कर दिया, जो 5% था। आइसक्रीम के ऊपर 18% जीएसटी हुआ करता था, जो घटा के 5% कर दिया। इसके अलावा बटर, चीज और घी के ऊपर जो 12% जीएसटी हुआ करता था, वो घटाकर 5% कर दिया। अब ये कम जीएसटी होने से पहला फायदा तो ये है कि प्राइसेस डाउन हो गए, तो जो सेल्स है वो ज्यादा नजर आएगी। पहला बेनिफिट तो ये है। लेकिन उसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखिए, होता क्या था कि दूध ना अभी भी 60% ऑफ टोटल दूध इन आवर कंट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेच रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों बेच रहा है? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में टैक्सेशन का डिफरेंस है। अगर जीएसटी बहुत ज्यादा होता है तो ऑर्गेनाइज जो दूध बिक रहा है उसकी जो सेल्स प्राइस होगी वो कहीं ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टैक्सेशन नहीं होती। कौन सा दूध या टैक्स लगा के दूध बेचता है? वो तो सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लेता है। लेकिन जैसे जैसे दूध के ऊपर, दही के ऊपर, कर्ड के ऊपर, पनीर के ऊपर टैक्स घट गया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो प्राइस डिफरेंस है, टैक्सेशन का डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से दूध खरीदते थे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से खरीदने लग जाएंगे। 2025 में ऑर्गेनाइज सेक्टर 38% ऑफ इंडियाज मिल्क बेचता है, जो 2030 में बढ़कर 41% हो जाएगा। यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट इज टेकिंग द मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसकी वजह से क्या फायदा होता है? इसकी वजह से आपके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले तो पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर है वो भी आप ग्रैब करते हुए जा रहे हो, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री कहीं ज्यादा रैपिड स्पीड से ग्रो करेगी। जैसा कनिष्क में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, है ना? जो लोकल सुनार से मार्केट शिफ्ट हो गई ट्रेडिशनल ब्रांडेड ज्वेलरी पर, इसकी वजह से तनिष्क ने ग्रो किया। या फिर बैंक्स ने ग्रो किया 2000 में, 2010 में, फ्रॉम सरकारी बैंक्स टू द प्राइवेट बैंक्स। वही प्ले आउट हो रहा है डेयरी सेक्टर में। मार्केट इज मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, उसके अलावा ना कुछ अभी के रीजंस भी हैं, अभी टाइम बीइंग के भी रीजंस हैं, जिसकी वजह से अगले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए अच्छे दिखाई दे सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इस साल मॉनसून बहुत एक्सटेंडेड था, है ना? मॉनसून जब खत्म हो जाना चाहिए था उसके 2 महीने बाद तक भी बारिशें होती रही, और बारिश का डायरेक्टली इम्पैक्ट डेयरी इंडस्ट्री पे पड़ता है। कैसे? जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम, दही, लस्सी, इनको लोग ठंड में नहीं खाते, है ना? तो इनकी सेल्स जो है वो प्लमेट हो जाती है, वो बहुत कम हो जाती है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा सेल्स बढ़ेगी। तो ये इंडस्ट्री ना एक सिक्लिकल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। उतनी ज्यादा सिक्लिकल नहीं है जितनी बहुत सारी और इंडस्ट्री होती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री होती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हमको एक शैलो सिक्लिसिटी दिखाई देती है। इसके अलावा जो Q3 होता है वो फ्लश सीजन होता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो दूध की प्रोक्योरमेंट है वो होती है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि कंपनी कहीं ज्यादा प्रोक्योरमेंट करे। प्रोक्योरमेंट जब ज्यादा होती है तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे गिरते हैं। रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो क्या होगा? कंपनी के मार्जिन्स बेटर होंगे। यूजुअली जो दूध की थैली होती है उसके प्राइसेस क्वार्टर बाय क्वार्टर चेंज नहीं होते, कंपनी प्राइसेस घटाती तो कभी भी नहीं है। तो अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस घटे ड्यू टू बेटर फ्लश सीजन, बेटर दूध की प्रोक्योरमेंट, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी की बॉटम लाइन पर नजर आएगा, है ना? तो वो इमीडिएट कारण हैं जो अगले कुछ क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा नहीं है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है। कैश फ्लोज कंपनी लगातार जनरेट करी जा रही है। अपने जो शेयर धारक हैं उनको भी डिविडेंड देती है, जो पैसा बच जाता है ना? और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। मैंने बात की कि दूध आज आया है और बेच दिया, नेगेटिव वर्किंग साइकिल है दूध के अंदर, दही के अंदर, तो है ना? किसानों को पैसा 10 दिन के बाद देना होता है। तो उन सब रीजंस की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट में हमें कोई समस्या नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट कंपनी तो क्लेम कर रही है कि उनकी फ्रेट परसेंटेज जो
किसानों से दूध लिया, प्रोसेसिंग सेंटर्स पे लेके गए, चिलिंग सेंटर्स पर लेके गए, उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट में, तो उसमें जो फ्रेट का खर्चा है वो कंपनी क्लेम करती है कि इंडस्ट्री एवरेज से हमारा कहीं ज्यादा बेटर है। तो ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल्स है ना, बैलेंस शीट है, वो बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले 3 साल में वो एक्सपेंड होंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन और है, वो है पॉलिटिकल रीजन। देखिए, आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पॉलिटिक्स और बिजनेसेस जुड़ के काम करते हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन का बिजनेस है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बिजनेस यूजुअली बेटर परफॉर्म करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हेरिटेज की पॉलिटिकल लिंकेज की वजह से वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हिस्टोरिकली हमने ऐसा देखा है कि जब भी इनकी फेवरेबल गवर्नमेंट्स आती हैं स्टेट्स के अंदर, तो यूजुअली इनका शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी है, चंद्रबाबू नायडू जो आज के दिन में टीडीपी के नेता हैं और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, 2029 तक रहने वाले हैं। उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। इनफैक्ट उनकी जो वाइफ हैं वो आज के दिन कंपनी की एमडी हैं। और हमने नोटिस किया है कि कंपनी के शेयर प्राइस ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है जब भी चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री होते हैं। 2014 से 2019 में हमने देखा, 2019 से 2024 तक स्टॉक ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि वहां पर वाईएसआर कांग्रेस का रूल था, जगनमोहन रेड्डी का रूल था, तो स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्या 2024 से लेकर 2029 वैसा ही होगा जैसा 2024 से लेकर 2019 था? ये देखने वाली बात है। चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर आप देखिएगा कि जून 2024 में जब चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार आई थी तो कंपनी के स्टॉक प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया था, एक बार जाके देखिएगा, है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं कंपनी के फेवर में है। ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, बिल्कुल है। मैं किसी भी कंपनी में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीवर्स वहां पर है ना। मैंने आपको पास में बताया था, अदानी का डिस्कशन हुआ था हमारे सीमेंट वाले बिजनेस में, लेकिन ऐसे बिजनेस में मैं जरूर इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं ऐसे बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट कर सकता हूं जहां पर मुझे फंडामेंटल ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं, टेक्निकल ट्रिगर्स भी नजर आ रहे हैं और मुझे पॉलिटिकल ट्रिगर्स भी नजर आ रहे हैं। तो वहां पर सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। ऐसा कोई धंधा नहीं जिसमें रिस्क नहीं, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम। वो इन्वेस्टर को एनालाइज करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में कितना रिस्क है, मैं रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा जो रिस्क मुझे इस कंपनी में नजर आ रहा है वो सिक्लिसिटी का नजर आ रहा है। देखिए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कंपनी के हाथ में नहीं है, और दूध एक ना पॉलिटिकल मुद्दा भी है। आप आंख बंद करके कितना भी पैसा नहीं बढ़ा सकते। आप अपने प्रोडक्ट की कीमत आंख बंद करके बढ़ाते रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है सेक्टर में। उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल लिंकेजेस नहीं है। सबको पता है आंध्र प्रदेश में कि ये कंपनी चंद्रबाबू नायडू की कंपनी है। क्या चंद्रबाबू नायडू जी चाहेंगे कि अगर सपोज कीजिए भगवान ना चाहे कि किसानों की सिचुएशन मॉनसून की वजह से किसी साल में अच्छी नहीं रही, तो क्या चाहेंगे वो दूध की कीमत बढ़े? हैं? तो हो सकता है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कंपनी को एक मार्जिन हिट लेना पड़े। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पूरी फ्लश सीजन को ही खराब कर देती हैं, है ना। अगर दूध की प्रोडक्शन ही बहुत हाई नहीं होगी तो रॉ मटेरियल की कीमत तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के अंदर कि कंपनी को वो वैल्यूएशंस नहीं मिलती जो वैल्यूएशंस एक एफएमसीजी प्लेयर को मिलनी चाहिए। तो पूरी मार्केट को पता है कि यहाँ पर सिक्लिसिटी वाला एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, जिसकी वजह से मार्केट इन स्टॉक्स को उतना हाई मल्टीपल नहीं देती जितना हाई वो एफएमसीजी कंपनी को देती है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को देती है, नेस्ले को देती है ना। कंपनी आज भी 20-25 के पीई पर ट्रेड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मार्केट को पता है कि इनकी सेल्स ग्रोथ उतनी कंसिस्टेंट नहीं है जितनी कंसिस्टेंट एफएमसीजी प्लेयर्स की है। सेल्स ग्रोथ एक इशू है। हमने पहले भी पास्ट में देखा है कि कंपनी ने 3-3, 4-4 साल तक सेल्स बढ़ाई ही नहीं। तो क्या सेल्स ग्रोथ अब आएगी? ये प्रश्न चिन्ह है। सेल्स ग्रोथ एक सवालिया निशान हो सकता है कंपनी की सक्सेस के ऊपर। सेल्स ग्रोथ तभी आती है जब पूरा मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा हो। पॉलिटिकली अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं उससे सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी, है ना। तो कंपनी को देखना होगा कि वो अपनी सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उसके बाद आप डिपेंडेंट हो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर।
आपको दूसरे स्टेट्स में जाना है, अगर अपनी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन आपको करनी है तो, आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो वो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे? या आप हर चीज के लिए अपने पॉलिटिकल लिंकेज के ऊपर डिपेंडेंट हो, इसीलिए आप दूसरे स्टेट्स में उतनी रैपिडली ग्रो नहीं कर पाओगे? अगर ऐसा हुआ तो समस्या है भाई, है ना? कंपनी तभी अच्छा पैसा बना के देती है जब वो एक छोटे से पार्ट ऑफ इंडिया में शुरू हो और उसके बाद वो पूरा इंडिया पैन इंडियन प्लेयर बन जाए। क्या हेरिटेज में वो है पैन इंडियन प्लेयर बनने का दम? ये देखने वाली बात है। अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देते हैं तो नो डाउट शेयर होल्डर अगले कई साल तक लगातार पैसा बनाएगा। लेकिन अगर ये वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ये सिर्फ एक रीजनल प्लेयर ही बन के रह जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इनकी सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड लाइन पे होगी। उसके अलावा एक और रिस्क मैं हमेशा कंपनी के अंदर देखता हूं कि कंपनी जब अपने मार्जिन्स के पीक पर होती है ना, तो मुझे डाउट हो जाता है। 2025 में कंपनी ने 8% मार्जिन्स किए हैं, जो कंपनी का 2027 का टारगेट या 26 का टारगेट हुआ करता था, मीडियम टर्म टारगेट हुआ करता था। यानी कंपनी कहीं अपने मार्जिन्स के टॉप के ऊपर तो नहीं बैठी है। यहां से सिर्फ मार्जिन्स नीचे जाएंगे, डाउनहिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह है। ये अक्सर होता है कि जो सिक्लिकल कंपनीज होती हैं उनके मार्जिन आहिस्ता से इंक्रीज होते हैं, जब टॉप पर पहुंच जाते हैं उसके बाद डिक्रीज होने लग जाते हैं। क्या वो प्ले आउट तो नहीं होने वाला? अगर वो प्ले आउट होगा किसी भी रीजन से, तो भाई पैसा नहीं बनने वाला, पैसा बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। अच्छा पैसा इस कंपनी में तभी बनेगा जब ये मार्जिन बढ़ के 9% या 10% हो जाएंगे अगले 3-4 साल के अंदर, शायद 2029 तक। 2029 तक का टारगेट ले रहा हूं इस कंपनी का मैं, और वैल्यूएशंस भी मैंने 2029 तक बनाई है। तो रिस्क है बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस बिना रिस्क का है। उनके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन में मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, बहुत सिंपल मॉडल बनाया है। 2028 तक का मैंने कंपनी की वैल्यूएशन शीट बनाई है। अगले 2.5 साल में क्या होने वाला है, 14% CAGR से कंपनी ग्रो करेगी। उसके बाद मैंने EBITDA मार्जिन 8% ले लिया कि कंपनी के मार्जिन इंक्रीज नहीं हो रहे बहुत ज्यादा, लेकिन आज के दिन में जहां पर है 2025 में जहां पर थे वहीं पर सस्टेन होंगे। चांसेस है कि कंपनी के मार्जिन 9% भी पहुंच जाए, 10% भी पहुंच जाए, और सेल्स भी हो सकता है 15, 16, 17% से ग्रो कर जाए, है ना। उसके बाद मैंने पैट देखा है कंपनी का कि कंपनी कितना पैट करेगी। मैंने बुल बेस और बेयर केस बनाया है। बेयर केस में मैंने जो PE मल्टीपल है वो 20x का एज्यूम किया है। उसके बाद बेस केस में मैंने PE मल्टीपल 25x का एज्यूम किया है, और जो बुल केस है उसमें मैंने 28x का मल्टीपल एज्यूम किया है। इसके हिसाब से जो मार्केट कैप निकाली, उसके बाद मैंने CAGR रिटर्न निकाला कि 2.5 साल में कितना रिटर्न बन के दे रहा है हमारा। तो 10% हमारा बेयर केस में बन रहा है, 20-22%, 21% के आसपास हमारा बेस केस में बन रहा है, और 27% के आसपास हमारा बुल केस में बन रहा है। देखिए वैल्यूएशंस का ना कोई मकसद नहीं है कि भाई स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करेगा। अब वैल्यूएशन देख के ये मत समझिएगा कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इतना ही पैसा बनेगा, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि कंपनी की री रेटिंग हो सकती है, डी रेटिंग हो सकती है। कंपनी अच्छे रिजल्ट देती है लेकिन मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कंपनी के जो हम जो कैगर की जो उम्मीद कर रहे हैं 20-22-25% की बात कर रहे हैं, ये कभी अचीव हो ही ना, है ना। तो ये सिर्फ हमको ये डायरेक्शन बता रहा है कि अगर मैनेजमेंट जो बोल रही है वो उसने अचीव किया, तो चांसेस हैं कि हमारा 10-15%, 20% का रिटर्न बन जाएगा। और 20% का रिटर्न जब बन जाता है तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हो जाता हूं। मैं उन इन्वेस्टर्स में से नहीं हूं जो उम्मीद करता है कि हमारा स्टॉक हर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में 3 गुना 4 गुना हो जाए। 15% का, 20% का अगर मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न देता है तो मैं बहुत सेटिस्फाई रहता हूं। तो ये वैसी कंपनी मुझे लग रही है कि शायद ये 15-20% के आसपास का रिटर्न अगले 2-3 साल में, 4 साल में बना के दे दे इन्वेस्टर्स को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को पढ़िएगा और अपनी पूरी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है कि अगर इस स्टॉक को पढ़ रहे हो, इस बिजनेस को पढ़ रहे हो, तो किस तरीके से पढ़ना है, किस पैरामीटर्स पर आपको ध्यान देना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग बिजनेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।